डॉक्टर साहब क्या हाल है आपका? कैसी चल रही है आपकी प्रैक्टिस? ठीक है जी, लफज से अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, कुछ रोज़ तो नहीं कहना चाहिए, कभी कभी आ जाते हैं मरीज जो कहते हैं लफज से फ़ायदा हुआ। हाँ? एक आज भी मरीज आया था जो काफ़ी देर से उसको मतली की शिकायत होती है, कुछ सालों से। अच्छा, 5-6 साल से कह रहा था। ठीक है, तो एपिकाक उसको मैंने दी थी ठीक है। 6X में, तो आज कहता है काफ़ी फ़र्क है। फर्क पड़ गया? आज ही आया था लफज अच्छा। से, तो कुछ थोड़ी बहुत उसको पिपली भी दे के देखें। नहीं, मजाक ही कर रहा। अच्छा, वो जरूरी नहीं कि वो हमल की वजह से होती हो। कोई डिसऑर्डर होता है जो हर हाल हार्मोन्स की वजह से, ठीक, तो मर्दों को भी डिसऑर्डर अपनी जगह हो सकता है। ठीक है, तो ट्राई करें, उस पर ये भी तजुर्बा हो जाएगा। अच्छा हाँ? इंशाल्लाह। उसको बताना ना पिपली क्या चीज है। ठीक है। एक सबसे पहले तो डॉक्टर साहब की तरफ से एक माजरत का खत मिला था। वो ये कि मैंने पूछा था, सवाल मैंने ये किया था कि थर्ड नर्व कौन सी होती है? हाँ? थर्ड नर्व पूछी थी जी हुजूर। हाँ, तो डॉक्टर साहब ने जो नर्व बताई उस पर कुछ मुझे ताज्जुब हुआ था, क्योंकि मेरे जहन में तो और थी कुछ, लेकिन वो बहरहाल जिस तरह उन्होंने बताया उसके मुताबिक मैंने उस दवाई का असर भी कहा कि यह होना चाहिए। मेरा तजुर्बा तो नहीं है, मगर करके देखना चाहिए कि आया इसमें मुफीद होगी कि नहीं। मगर बाद में डॉक्टर साहब ने बताया कि दरअसल लफ्ज़ थर्ड से उनको गलती लगी है। जी जी ज़रूर, वो 3 का ट्राई बन गया ना नाम, तो इस तरह से मुझे ट्राइजेमिनल ख्याल आया, वरना गलत है वो। इस पर उन्होंने जो खत लिखा है उसकी तफसीर मैं आपको सुना देता हूँ। क्रेनियल नर्व्स के 12 जोड़े होते हैं, ये सब क्रेनियल नर्व्स कहलाती हैं। ठीक है, क्रेनियल, जी क्रेनियल है लफ्ज़ जी ज़रूर, CRANIL। हाँ हाँ जी ज़रूर। क्रेनियल नर्व्स के 12 जोड़े होते हैं। एक है ऑल्फैक्टरी जो नाक को फीड करता है और नाक से ताल्लुक रखता है, सूंघने की। एक है ऑप्टिक जो नजर से ताल्लुक रखता है। एक है ऑक्यूलोमोटर, करेक्ट। और जो बोलने की मसल्स कंट्रोल करते हैं ना, नजर के जो मसल्स हैं हाँ जी, कंट्रोल करते हैं उसको, डेले को। हाँ हाँ डेले को, जी ज़रूर। नजर से ताल्लुक रखने वाले जो हरकत डेले को सुकेड़ना खोलना, उससे ये तीसरा जोड़ा है। और दरअसल वो थर्ड नर्व का आंख से ताल्लुक था, यही थी वो। जी ज़रूर, ठीक है ना? बिल्कुल। हाँ। वो जो फेशियल नोवेल्जिया होता है जो इसमें वो 3 शाखों में नर्व तकसीम होती है, वो ये नहीं है। जी ज़रूर, ठीक, ठीक है ना बात? था जी। और फिर है ट्रोक्लियर, ये कौन सी है? ये कान का जो ट्रोक्लिया है उसको कंट्रोल जी, रखती है। जी ज़रूर। फिर ट्राइजेमिनल, जी, ये कौन सी है? ये वो है ना जो मैंने बताई थी, ये जो इसका नाम ट्राइजेमिनल है। ट्राइजेमिनल ठीक है, वो ठीक 3 से ट्राई थर्ड वो जो था उससे वो हुआ। मैं समझ गया, ठीक जी, है। जी, 3 और शाखा। फिर एब्डुसेंस, जी, ये कौन सी है? ये भी हुजूर, ये मैं अर्ज कर दूं, वो जो हुजूर ने फरमाया ना ऑक्यूलोमोटर जो थर्ड नर्व है, हाँ हाँ, वो जो डेला है उसकी मूवमेंट्स को जो मसल कंट्रोल करते हैं ना हुजूर, उसके लिए भी है कि ऊपर नीचे हाँ, करना हाँ, इस तरफ। हाँ, ठीक है। और फिर आयरिस को भी कंट्रोल करती है, ठीक वो है। ऑक्यूलोमोटर थर्ड है। ये वो थर्ड abducens- हुई ना, जी। ऑक्यूलोमोटर। जी, ये मैं और पूछ रहा ये हूँ। ऑब्ड्यूसेंस जो है उसी का एक जो मसल है आई का, उसको ही कंट्रोल करती है। फिर वो ये ऑब्ड्यूसेंस भी उसी को, ये उससे छठी नर्व भी, छठा जोड़ा भी जी जी ज़रूर, उसी से ताल्लुक रखता जी है। ज़रूर। अच्छा, तीसरे तो दो फर्क क्या है? वो हुजूर ये एब्ड्यूसेंस है, ये जो टेढ़े मसल होते हैं उनको ये कवर करती है, जो टेढ़े बिगड़े हुए मसल, इसको कहते हैं हुजूर जो राइट एंगल पे नहीं मूव करती, यानी जो क्या उसे कहना चाहिए, डायगोनल मूवमेंट में उसमें ये काम आती है। जी हुजूर। और वो जो प्लेनर मूवमेंट्स हैं, एक प्लेन की मूवमेंट राइट से लेफ्ट, उसमें वो पेरिनर्व काम आती है। जी हुजूर, ऑक्यूलोमोटर। जी हुजूर। अच्छा, और फिर है फेशियल, जी हुजूर।
वो जो न्यूरेल्जिया होता है वो फेशियल न्यूरेल्जिया होता है जी, वो इसी वो फेशियल नर्व से ताल्लुक रखता है। जी, इसकी शाखें हैं करेक्ट यहाँ आके यहाँ फैलती हैं सारे इधर उधर, जी, लेफ्ट और राइट दोनों अलग अलग हैं। जी सर, और फिर वेस्टिब्यूलो ऑक्लिया, जी, ये भी ईयर वेस्टिब्यूलो वेस्टिब्यूलो नहीं है, वेस्टिब्यूल ऑक्यूलर। जी सर, पढ़ेंगे किस तरह इसको? वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर, कॉक्लियर सर, जी कॉक्लिया मैं समझ रहा हूँ। ईयर का, जी, वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर करेक्ट, जी हाँ, सर। ये किसका है? ये फिर कान के जो वेस्टिब्यूल है और उसका कॉक्लिया जो उसके अंदर अंदरूनी वेस्टिब्यूलो क्या होता है? इनर ईयर का जो वेस्टिब्यूलो किसको कहते हैं? वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल किसको जी, कहते वो हैं? इनर ईयर का एक पार्ट है जिसमें कौन सा पार्ट? इनर ईयर में 2-3 पार्ट्स होते हैं। अब उसकी शक्ल बता के, यू शेप का होता है ना जी जो इनर ईयर, जी जिसके अंदर वो लिक्विड जी घूमता है और बैलेंसीलिया जी, उसकी हरकत की वजह से जी हजूर, बैलेंस का एहसास दिलाते हैं, जी, उसकी जी। बात कर रहे जी हैं। हजूर, हाँ, उसके जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं उनमें से एक ही उनमें है। से एक, जी, ठीक है, इसलिए ना ही पूछा जाए तो बेहतर है और इस फिर जो तो सी करनी पड़ती है। ये और वो जो मशहूर नर्व है वागस, वो जो वेगस, 10वीं नर्व है वो दसी नर्व है। जी हजूर, ये जो मैदे और दिल को फीड करती जी है हजूर, दोनों तरफ और सारे जिस्म में भी घूमती है। जी, हाँ? ये इन सारे जिस्म में तो नहीं, सिर्फ ये इसको ही, एक किनारा मैदे में जाता है, एक दिल में जाता है। जी हजूर, ठीक है, मगर वागस इसको इसलिए आवारा का मान रखता है ना, जी, इसलिए मैं समझा था बाकी जिसमें भी घूम जाती नहीं है। हजूर, नहीं, तो आवारा को कह देते हैं बेचारी को। ये अल्लाह बेहतर जानता है जी। दिल और मैदे से आवारगी का ताल्लुक है कुछ? हो सकता है, हो सकता है। एक्सेसरी कौन सी है? ये एक्सेसरी ये मेरे जहन में नहीं है इस और वक्त। हाइपोग्लॉसल ग्लोसोफेरेंजियल एक रह गई है जी। ग्लोसोफेरेंजियल जो है ये फेरिंक्स फेरिंग्स और ऊपर जुबान का पिछला हिस्सा जो है उसको मगर ये हाइपो है, ये हाइपर नहीं है। हुजूर नंबर 9th जो थी ना वो मिस की थी हमने, ग्लोसोफेरेंजियल। फिर ग्लॉसोफेरेंजियल मिस कर दी। हाँ फिर 10वीं आ गई वागस जी, और फिर उसके बाद एक्सेसरी एक्सेसरी और फिर हाइपोग्लॉसल। हाइपोग्लॉसल जो जुबान का निचला हिस्सा है ना जी जी। उसको सप्लाई करती है, वो ग्लोसोफेरेंजियल पिछला हिस्सा। हाइपो में तो निचला हिस्सा जी, जी। बड़ा होती है ना, डिप्रेशन। जी निचला ही ठीक है, नजर- ठीक है। जी आज क्या पढ़ाना है? पिछली कैसे डॉक्टर साहब बोले? हाँ, सारे लोग को डॉक्टर साहब भी ले जाए, डॉक्टर साहब भी ले जाना, बताएं जल्दी से। बहुत सी दवाइयाँ हजूर आपके क्या? पास बहुत सी दवाइयाँ फ्लोरिक एसिड से नहीं, शुरू किससे करें? पिछली कैसे पढ़ाना है या पढ़ा चुके जी हैं? पढ़ाना है जी पढ़ाना हाँ, है जी शुरू कर दीजिए। ये सब दवाएं पढ़ाना है। ठीक है। पिक्रिक एसिड ज़्यादातर तो इस्तेमाल करते हैं हम जो बालचर जिसको कहते हैं, जो बाद जगह से बालों का गुच्छा उतर जाता है और गोल पैच खाली नंगा हो जाता है और इस तरह तेजी से बाल उखड़ते हैं, बाद सारा सर गंजा हो जाता है। इस चीज को बालचर कहते हैं, यानी बाल की कोई बीमारी जिसके साथ वो चले जाते हैं, पता नहीं क्या किस्सा है। आमतौर पर ये रिंग वर्म्स से ताल्लुक है इसका, क्योंकि रिंग वर्म्स ही हैं जो उसको खा के रिंग्स भी बनाते हैं इर्द गिर्द सारे। उसमें बाद दूसरी दवाओं के साथ पिक्रिक एसिड हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं। क्या पढ़ लिया? आया भी हुआ जी, हाँ। किताब में मुझे पढ़ा चुके हैं? क्या पढ़ाया नहीं था? बाकायदा नहीं पढ़ा नहीं हजूर बहुत लंबा चौड़ा एलोपेशिया के ताल्लुक में मैं कई दफा जिक्र कर चुका हूँ, जिसको मैं बादशाह कह रहा हूँ, अंग्रेजी में उसका नाम एलोपेशिया है जी और उसमें ये बहुत मुफीद है। ये कहती हैं, हमने पढ़ा दिया। ये देखिए किताब भी है लो जी, किताब किताब में छप चुका है ये। हाँ? इसको निकालने इस फरिश्ते से। और पिलो कार्पस पढ़ा चुके हैं? जबरंडी, ये बहुत ही ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करने वाली दवाई है पिलो कार्पस, इसको जबरंडी कहते हैं। ये ग्लैंड्स को इतना एक्साइट कर देती है कि लुआब बहुत निकलता है इससे, बेहद थूक, जैसे कि अंदर कारखाना बन गया हो थूक बनाने का। ये इसकी नुमाया इलामत है और मोस्ट एफिशिएंट डायफ्रेटिक है ये।
हॉट फ्लैशेस, नोजिया, सेलिवेशन, प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन। औरतों में पिलोकार्पस का इस्तेमाल आमतौर पर मेनोपाज कहलाते हैं, मेनोपाज में ये मैंने देखा है मुफीद है। मेनोपाज में आमतौर पर जब रुंडी या पिलोकार्पस की अलामतें मिलती हैं, हॉट फ्लैशेस होते हैं, मतली भी होती है, सेलिवेशन बहुत जो मैं बयान कर चुका हूँ। और सेलिवेशन सब में ज़रूरी नहीं, मगर बाज़ को जब चेहरे तमतमाते हैं तो थूक भी बहुत तेज़ी से बहुत निकलना शुरू हो जाता है। ये अगर सारी अलामतें हों तो फिर तो जबरंडी या पिलोकार्पस पक्का इलाज है उसका। अगर इनमें से बाज़ हों और बाज़ ना हों तो फिर दूसरी दवाएं हो सकती हैं। ख़ास तौर पर पिलोकार्पस में ग्लैंड्स की ओवर एक्टिवेशन, जो लुआब बनाने वाले ग्लैंड्स हैं, वो ज़रूरी है। अगर वो खुश्क हों तो फिर पिलोकार्पस का ख्याल न करें। फिर जो दूसरी दवाएं हैं, पस्टिल्ला, बेलाडोना वगैरह, इस किस्म की दवाएं उस मौके पर काम आ सकती हैं। और इसमें जो ग्लैंड्स हैं मुंह के, लुआब के और पसीने के, ये भी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, यानी उनमें तहरीक पैदा हो जाती है। इसलिए पसीने में भी शराबपूर हो जाता है मरीज़ और मुंह से भी लुआब बहुत निकलता है। जिन लोगों पे तजर्बे किए इन्होंने, वो कहते हैं कि पसीना और मुंह का लुआब जब देखा पैमाने में डाल के, तो कुछ अरसे के अंदर एक ही डोज ने आधा गिलास भर दिया। इस कदर तेजी के साथ पसीना और लुआब जारी होता है। इसलिए जहां ये ना हो वहां जबरंडी को सोचने की जरूरत नहीं है। बाज़ों को ख़ास तौर पर पुराने बुखारों के मरीजों को नाइट स्वेट्स होते हैं और अमूमन सिल के मरीजों में ये बहुत मिलता है। कैंसर के मरीजों में भी जो एडवांस स्टेजेस हो जाएं, उनमें भी रात को बदन पसीने से शराबूर हो जाता है। उसके लिए जबरंडी बहुत मुफीद बताई जाती है, ख़ासतौर पर कंजम्पटिव्स के लिए, जो जिनको सिल हो गई हो। मम्स में आमतौर पर इसको हम इस्तेमाल करते रहे हैं। अब तो मुझे ख्याल भी नहीं आया कभी, यहाँ देखे भी नहीं मम्स, मगर एक दो दफ़ा आए थे केसेस मम्स के, कोई 2-3 साल पहले की बात है। रबा में बहुत होता था, पिलोकार्पस उसे बहुत काम आती है। कंपेरों में पिलोकार्पस क्यूरेटिव नहीं है, मगर उसको इलामतों को नरम कर देती है, ज़्यादा आसानी से वक्त गुजर जाता है। अगर आंखें जल्दी थकती हों और मामूली सी कोशिश से भी, यानी नज़र पर जोर डालने से भी गहरी थकावट पैदा हो जाए, उसमें पिलोकार्पस बहुत मुफीद दवा है। बाज़ ये होता है कि जो नज़र बार बार धुंधलाती है। बाज़ मरीज़ हैं जो बताते हैं कि वैसे नज़र हमारी ठीक है, लेकिन कुछ अर्से के बाद बेफाक सी हो जाती है, आंख को झटका दे के ठीक करना पड़ता है। इसका मतलब है कि इसके जो थकावट की वजह से वो मसल जो फोकस ठीक रखने के लिए काम करते हैं, वो थक थक कर रिलैक्स होते जाते हैं, और अचानक जब रिलैक्स हो जाते हैं तो फोकस बदल जाता है। और ये टिपिकल इसका इस मरज़ टिपिकल जबरंडी या पिलोकार्पस का मरज़ है। एक और दवा भी मैंने बताया था कुछ दिन पहले, मुझे अब याद नहीं, मगर याद आ जाए कि जब बार बार नज़र थकती हो। है एल्यूमिनियम था या रूटा था? हाँ, रूटा मुझे याद पड़ता है, लेकिन बात देख लेंगे, चेक कर लेंगे। इसमें बहरहाल नुमाया है ये पिलोकार्पस में।
विजन टू कम्स, बिकम्स होगा, मैंने कहा विशाल साहब आपने लिखा विजन टू कम्स, विजन बिकम्स इंडिस्टिंक्ट एवरी फ्यू मोमेंट्स, ये मैं बयान कर चुका हूं आपके सामने। हाँ, एक और चीज बड़ी दिलचस्प है इसमें, बाद लोग अगर कुछ देखें तस्वीर कुछ देर तक या टेलीविजन, तो आंखें बंद भी कर लें तो तस्वीर सामने रहती है, और बच्चे बाद जो बीमार इस किस्म के नर्वस हों वो इससे काफ़ी परेशान होते हैं। और ये जो कैफियत है आंख बंद करके पहली तस्वीर का फ्रेम सामने रहे और कुछ देर नज़र भी आती रहे, ये भी पीलो कार्पस से ताल्लुक़ रखती है। इसका मतलब ये है कि वो रेटिना में जो तस्वीर आई है वो फौरन मिटनी चाहिए, मिटती नहीं। हो सकता है उसके मिटने से भी किसी ज़हनी कोशिश की ज़रूरत होती हो जो खुद होती है, और ये जो कि सारे प्रोसेस को हल्का कर देती है, इसलिए वो तस्वीर मिटाने का जो निज़ाम वो भी बिगड़ जाता है। एक ही सफ़ा मोटा है या दो सफ़े जुड़े हुए हैं? दो सफ़े जुड़े हुए हैं इसलिए कि वो दूसरी तरफ लिखा गया है। हाँ, इसमें जो इसहाल की कैफियत है वो भी पानी के अखराजात ज़्यादा होने के नतीजे में तबन अंतड़ियाँ भी चल पड़ती हैं, लेकिन उसमें दर्द नहीं, क्योंकि इसका ताल्लुक इंफॉर्मेशन से नहीं है, अंदरूनी कैफियत है कोई, इसलिए इसमें डायरिया होगा बहुत पानी वाला, मगर दर्द नहीं होगी या दर्द नहीं होगा। सिर्फ जो गुर्दे हैं उनके अमल को ये सुस्त कर देती है, और गालिबन दूसरी सब तरफें जारी हो जाएं तो गुर्दे वैसे भी एक्टिव नहीं रहेंगे, इसलिए गुर्दों से फिर अखराज कम हो जाएगा। जब पसीना ज़्यादा है तो पेशाब आमतौर पर कम हो जाता है, उसका तभी नतीजा है ये। और बाज़ सूरतों में जब बाज़ जिस्म के अज़ा में ज़्यादा पसीना हो तो उसमें भी काम आती है, मगर जो पाँव का पसीना है उसमें सल्फर वगैरह दूसरी दवाएं हैं जो पहले ज़हन में आनी चाहिए। अच्छा, प्लेटिनम अब पढ़ाने लगा हूँ मैं इसको, ये औरतों की दवाओं में बहुत शोहरत रखती है, लेकिन इसका इस्तेमाल निस्बतन कम होता है, क्योंकि इस मिजाज की औरतें पुराने ज़माने में ज़्यादा होती थीं। अब कुछ ज़माना बदल गया है, इसलिए उस किस्म की मुतकब्बिर और सिर चढ़ाई हुई औरतें जो हर चीज़ से अपने आप को ऊँचा समझें और ऊपर से नीचे देखें हर चीज़ को, ये शाज़ के तौर पर पैदा होती हैं आजकल। मगर एक ज़माना था जब यहाँ भी मसलन एरिस्टोक्रेसी का ज़माना था, और अमेरिका में भी जब खूब दौलत आई थी, नई नई गोल्ड की दौलत वगैरह, तो जो अमीर ख़ानदान की औरतें थीं उनके दिमागों को ये चढ़ जाती थी, बचपन से सोने का चमचा ही देखा मुंह में, तो उससे जो तबीयत पैदा होती है उसको प्लेटिनम की तबीयत कहते हैं। और प्लेटिनम सब धातुओं में से महंगी धात भी है, और अजीब बात है कि प्लेटिनम के जहर से वही अमारत का नशा चढ़कर औरत के मिजाज को बिल्कुल फ़िरौनी मिजाज बना देता है, मगर फ़िरौनी नहीं बल्कि मुतकब्बिर है, सिर्फ नखरा नाक चढ़ा हुआ हर वक्त कि मैं बहुत ऊंची हूँ। ये चीज़ है, ये प्लेटिना की खास अलामत है। इसकी जिस्मानी अलामतें मैं बताता हूँ। वो मैं बयान कर चुका, कहता है वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस ड्रग इज प्राइड एंड ओवर एस्टिमेशन ऑफ वन सेल्फ। ये तो हो चुका है। कंटेम्पचुअस मूड, ये भी बता चुका हूं, नाक चढ़ा हुआ और सबको नीचे देखना। छोटी सी बात पे बहुत ज्यादा चिढ़ जाना,
ऐसी बातों पर ज़्यादा सीरियसली मूड बदल लेना, जो मामूली आम बातें होती हैं, आप हल्की मजाक की बात करें तो उस पर पारा चढ़ जाए कि मुझ मेरी बेइज्जती हो गई है। जो जिस्मानी अमराज हैं उनमें दिल की धड़कन का तेज होना और आसाब का आज़ा का कांपना, बाजुओं का और टांगों का, छोटी सी बात पर भी, और मौत का खौफ बड़ी जल्दी आ जाता है। ये दरअसल एक ही नफ्सियाती मर्ज की मुख्तलिफ हालतें हैं। बुनियादी तौर पर वही चीज़ें जो पहले बयान कर चुका हूँ। अपनी इम्पोर्टेंस की वजह से थोड़े से मर्ज से भी समझिए कि अब मैं गया, और हर वक्त खतरा है बदन को, जान को। ये इसकी ज़हनी इलामतें हैं, और जो बदनी इलामत है वो भी उसका नतीजा ही है। एक्साइटमेंट में दिल धड़केगा, लाज़मी बात है। ऐसी औरत को थोड़ी सी बात के ऊपर या हिस्टेरिया हो जाएगा या बदन कांपने लग जाएगा। और एक ये धड़का लगा रहता है कि कुछ हो जाएगा कहीं ना कहीं, खामन दफ्तर गया तो नहीं वापस आता कि नहीं। इसमें मजहबी पागलपन भी बहुत पाया जाता है, और बाज़ दफ़ा ये ख्याल दिमाग में जम जाता है कि मैं किसी और रेस से ताल्लुक़ रखती हूँ, कि इंसानी रेस की नहीं हूँ बल्कि वो एलियन हूँ। ये चीज़ें फिर पागलपन की तरफ ले जाती हैं, और बिल आखिर अगर इसका वक्त पे इलाज ना हो तो औरत ऐसी पागल हो जाती है, मगर वही पागल होकर मलका ही बनी रहेगी। और बाकी इसके अंदर जो इलामतें हैं, जिनसी इलामतें, वो हायर सिमत से मिलती हैं। इसके जो क्रैम्प्स हैं, यानी तशन्नुज, वो रफ्ता रफ्ता शुरू होकर फिर बढ़ते चले जाते हैं, और उसके साथ नमनेस भी आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होने लगती है। यानी जल्द नम होती जाएगी और मसल्स में स्पैज़म आएगा जो शिद्दत इख्तियार करता चला जाएगा। खून का अखराज अमूमन स्याह रंग का होता है। नाक से जो स्याह रंग का खून बहेगा वो जमा हुआ लोथड़ों की सूरत में भी निकलता है, और ये स्पेज़म या तशन्नुज है, ये नाक की जड़ में भी होता है, यानी अंदर जाके वहाँ तशन्नुज होगा, और ये लोकलाइज छोटा सा तशन्नुज है जो दर्द बहुत पैदा करता है। क्रॉलिंग और नमनेस मैं बता चुका हूँ। ये चेहरे में मुख्तलिफ जगह कैफियत ये बाकी जिस्म के मुकाबले पर ज़्यादा होती है। एक स्टेरिलिटी की किस्म में ये बहुत मुफीद है, ख़ासतौर पर ओवेरियन खराबी हो, और स्टेरिलिटी ऐसी है जो लंबी चली हुई हो और उसकी कोई वजह समझ ना आए डॉक्टरों को, और इसका अगर ताल्लुक जिनसी तहरीक की आसानी के साथ हो, जल्दी तहरीक हो, तो फिर इस मौके पर इसको याद रखना चाहिए। और बात स्टेरिलिटी ऐसी हैं जिनमें बहुत लंबा चलती हैं, डॉक्टरों को उसकी भी समझ नहीं आती। अगर उनका लिकोरियस से ताल्लुक हो, जो पानी बहने वाला, तो उसका मैं बता चुका हूँ ना आपको, क्या नाम है? बोरेक्स। हाँ, बोरिक एसिड नहीं, बोरेक्स, ठीक है। और कौन सी बताई थी आपको स्टेरिलिटी में?
उसके लाभों में तो सारा रहम की अंदरूनी हालत बिगड़ी हुई होती है। मैं आपको बताया था कि अगर स्टेरिलिटी लंबी हो और कुछ समझ ना आए तो उसमें 1-2-3 दवाएं मैंने आपको बताई थी। उनमें एक ये थी जो है, एक ऑक्सैलिक एसिड थी, कौन सी थी, वोएक्स तो थी लेकिन सीपिया में भी बाज़ दफ़ा एक ही खुराक से हैरत अंगेज असर पड़ता है जिनमें बाकी दवाएं काम न कर रही हों, मगर सीपिया में ऐसी मरीज़ा का मिजाज ओवर वरीज या परेशानियां लंबी अरसे की, उनके नतीजे में अगर ब्रेक डाउन हो जाए तो ऐसी औरतें अगर इनका शादी के बाद लंबे अरसे में ब्रेक डाउन हो तो उसका स्टेरिलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन अगर इस मिजाज की लड़कियां हों और वो अपनी अंदरूनी नर्वस परेशानियों की वजह से जवाब दे जाएं तो उनमें स्टेरिलिटी हो सकती है। उसका इलाज सीपिया है असल में। यूट्रस में हर किस्म की इसमें खराबियां मिलेंगी। सिस्टिक ट्यूमर्स भी हैं, ओवेरियन ट्यूमर्स भी हैं, और पेल्विस का नीचे की तरफ बहना लटक जाना भी है, और पॉलिपस मिलते हैं, यूट्रस से हेमरेज हो जाना, और मेंस्ट्रुअल फ्लो बहुत ज़्यादा होना, और बहुत ज़्यादा होने के बावजूद स्याही माइल होता है, जबकि आमतौर पर जो ज़्यादा फ्लो होते हैं वो सुर्ख या पिंकिश हो जाते हैं, मगर इसमें ज़्यादा होने के बावजूद स्याह रहता है और क्लॉट्स भी मिलते हैं उसमें। बाज़ दफ़ा 14 दिन के बाद शुरू हो जाते हैं, बाज़ दफ़ा गायब हो जाते हैं। ये सारी बातें ऐसी हैं जो मुख्तलिफ मरीज़ मुख्तलिफ टुकड़ों में आपको बताएंगे, और एक दवाई मौजूद उससे नहीं याद आती। प्लेटिना में मिजाज ज़रूरी है देखना। अगर सादा सी नेक तबीयत की बच्ची हो, उसको चाहे 14 दिन के बाद आएँ या कोई और अलामत हो, उसमें प्लेटिना काम नहीं करेगी, उसकी अलग दवाएं ढूंढनी होंगी। प्लेटिना टिपिकल मिजाज की दवा है असल में। वो मिजाज मिलेगा तो ये चाबी की तरह काम करेगी। वही एक तकब्बुर, एक नखवत, एक नाक के नीचे ना रखना, किसी को नाक में मक्खी ना बैठने देना, और अपना इन्फ्लेटेड ख्याल कि मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ, ये जहाँ मिलेगा वहाँ प्लेटिना काम करेगी। रेडियम, रेडियोब्रोमेटम भी है, रेडियम ब्रोमाइड भी होता है। जिसको हम रेडियम कहते हैं ये रेडियम ब्रोमाइड है। ये अजीब तरीके से डॉक्टरों ने दवाएं बनाई हैं। वो जहाँ रेडिएशन देते हैं, रेडियो एक्टिविटी पाई जाती है जिन कमरों में, वहाँ 18 लाख वो जो उसका मेजर है, जो भी जिस कमरे में रेडियो एक्टिविटी का मेजर जिस तरह वो नापते रहे, मुझे पता नहीं ये कौन सा सिस्टम है, उसमें 18 लाख तक पहुंचा था। उस कमरे की फिजा से उसको घोल के लिक्विड में शेक करके उससे जो दवा बनी है उसको हम रेडियोब्रोमेटम कहते हैं। और जिस तरीके से दवा बनी है वो बाहर तो पागलपन ही लगता है, लेकिन काम करती है ये दवा, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि लताफतें हद तसव्वुर से आगे निकल चुकी हैं होम्योपैथी में, इसलिए जिनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं कि कैसा मुमकिन है, उससे फिर भी दवा बन जाती है। ये अजीब गरीब चीज़ है। इसके जो आमतौर पर इस्तेमालात हैं, चेहरे के कील, मुहासे, फुंसियाँ और बच्चादानी में बच्चे की बजाय मोल्स पैदा हो जाना, एक डेड सा फीटस, और इसके अलावा इसमें
कैंसर्स भी शामिल हैं। मुख्तलिफ किस्म के कैंसर्स में मदद के तौर पर डॉक्टर इसको इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो इलामतें हैं मैंने तजुर्बे में देखा है यूं ही गप्पे हैं सारी। इन इलामतों पर रेडियो बैरोमीटर कभी भी नहीं समझ आती। बस ये कि सीवियर पेन और राइट आई, स्प्रेडिंग बैक टू ऑक्सीपर्ट, वायलेंट ट्राइफेशियल न्यूरल्जिया, एवर्शन टू स्वीट्स, बेल्चिंग ऑफ गैस, ये सारी बातें हैं, कभी होती हैं कभी नहीं होती। इसलिए इनके चक्कर में पड़ के आप रेडियो बैरोमीटर के इस्तेमाल से महरूम रह जाएंगे। शायद ही आपको शायद इलामतों से रहनुमाई हो। मोटी बात यह है कि वो फोड़े फिंसियाँ वगैरह जो लंबे अरसे तक रह जाएं और उनमें क्रॉनिसिटी पैदा हो जाए, और कैंसर के जितने भी मरीज़ हैं उनको मददगार के तौर पर अगर रेडियो बैरोमीटर दी जाए तो अच्छे फ़वाइद बताए जाते हैं, समझिए। और चेहरे के कील मुहासों के लिए तो मेरे तजुर्बे में आ चुकी है, यहाँ भी कई दफ़ा इस्तेमाल करते हैं हम, बहुत मुफीद साबित हुई है। सार्कोलैक्टिक एसिड एक बहुत दिलचस्प दवा है। ये वो तेज़ाब है जो दूध का तेज़ाब कहलाता है, मगर एक वो दूध का तेज़ाब है जो मैदे में मिलता है, लैक्टिक एसिड, और दूध पीने वालों के बच्चों के भी ब्रेक डाउन जो होता है तो लैक्टिक एसिड में तब्दील हो जाता है। एक वो है जो मसल्स के अंदर जब एनर्जी इस्तेमाल हो जाए तो जो तेज़ाब रिलीज होता है वो सार्कोलैक्टिक एसिड है। उसकी लैक्टिक एसिड के साथ रोटेशन में फ़र्क है। सार्कोलैक्टिक एसिड की रोटेशन एक तरफ होती है मॉलिक्यूल्स की और इसकी दूसरी तरफ होती है। तो ये असाब का टॉनिक होना चाहिए, यानी जो जिस्म टूटता है जब अज़ा में जब भी आपको हरकत दें तो उसके नतीजे में तवानाई पैदा होती है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो सार्कोलैक्टिक एसिड है। और इस वजह से इसका इर्द गिर्द वहाँ ये सोजिश भी पैदा कर देता है बाज़ दफ़ा बदन में, और ये जो थकावट पैदा होती है वो अक्सर सार्कोलैक्टिक एसिड के असर से होती है। इसलिए ये तजुर्बे में ला के देखना चाहिए कि अगर हम ज़्यादा काम करने वालों को, खिलाड़ियों को सार्कोलैक्टिक एसिड दे के देखें तो क्या खेलने और मुशक्क़त के बाद उनको जो आम थकावट के असरात हैं उनमें कोई कमी आई या फ़र्क पड़ा कि नहीं, ये देखना चाहिए। और एक दफ़ा इस दौरे के दौरान मैंने साइकिलिंग वगैरह के दौरान सार्कोलैक्टिक इस्तेमाल करके देखी थी, तो मुझे तो महसूस हुआ था फ़र्क। हैं? अच्छा, बगैर साइकिलिंग के? बगैर साइकिलिंग कहाँ? थकावट की वजह से थकावट हो रही थी आपको? तो मैंने ये इसकी खुराक ली थी। थकावट क्यों हो रही थी, कब हो रही थी आपको? ज़हनी तौर पर। ज़हनी? जी। बस उसमें उसने बगैर वर्जिश के? जी उसमें भी काम किया, नुमाया फ़र्क था। नहीं, मैंने तो बहुत नुमाया फ़र्क देखा। मसलन हॉलैंड में आमतौर पर सुबह की सैर, फिर वहाँ फिरना, फिर साइकिलिंग काफ़ी तेज़ और लंबा अरसा, और उसके बाद जब नमाज में उठते बैठते वक्त थोड़ा सा हाथों पे ज़्यादा जोर डालना पड़ता था। लेकिन इसके जब मैंने सार्कोलैक्टिक एसिड इस्तेमाल किया है तो आराम से उठ के खड़ा हो जाता था, पता भी नहीं लगता था। तो ये तो यकीनन काम करती है, मुझे तजुर्बा हो गया इसका। लेकिन इसको मज़ीद इस्तेमाल करके देखना चाहिए कि क्या क्या फ़वाइद हैं। पुराने बदन जो थके हुए हों, जिनमें रोमेटिक पेन्स हों, क्या उनमें भी काम आती है कि नहीं। ठीक है। ये इसने जो बात लिखी है वो वही है जो मैं आपको बता चुका हूँ। डॉक्टर कहते हैं इट डिफर्स फ्रॉम ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक एसिड इन रिलेशन टू पोलराइज्ड लाइट। ये जो स्पिन है, इलेक्ट्रॉनिक स्पिन मॉलिक्यूल्स का,
ये पोलराइज लाइट से ही पहचाना जाता है। पोलराइज लाइट से बस राइट स्पिन हो जा एक तरफ हो जाते हैं और लेफ्ट स्पिन वाले एक तरफ हो जाएंगे, सेपरेट कर देती है पोलराइज। तो ये किताबों में ये लिखेंगे पोलराइज लाइट किसी को समझ नहीं आती है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आम लैक्टिक एसिड जो है वो उसका स्पिन एक तरफ है और इसका स्पिन दूसरी तरफ है लैक्टिक एसिड फार्मूले में। केमिकल फार्मूले में दूध का तेजाब है, इसके सिवा और कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, इसका जो डॉक्टर ग्रिग्स ने इस्तेमाल किया है वो भी दरअसल कमजोरी से ताल्लुक रखता है। एपिडेमिक इन्फ्लुएंजा में एक दफ़ा ग्रिग्स ने इसको इस्तेमाल किया और गैर मामूली इसने फ़ायदा पहुंचाया, क्योंकि एक्जिम जो वो है इन्फ्लुएंजा ये जिस्म की तवानाई को खा जाता है। इसीलिए वार्निंग भी दी जाती है कि मरीज ये ना समझे मैं ठीक हो गया हूँ उठ के दौड़ना फिरना शुरू कर दे, आहिस्ता आहिस्ता बदन पर बोझ डालना चाहिए, वरना इससे बाज़ दफ़ा हार्ट अटैक भी हो जाता है, लोगों को दिल का हमला भी हो जाता है कमज़ोरी के बायस। तो इन्फ्लुएंजा में बच्चों को भी बहुत जल्दी भागने दौड़ने नहीं देना चाहिए। ये उसका बेहतरीन इलाज साबित हुआ है एक एपिडेमिक में। और इसकी तरफ उसका ख्याल इसलिए गया था कि उसने जब दूसरी दवाएं इस्तेमाल की और फ़ायदा नहीं, और आर्सेनिक का ख्याल आया क्योंकि उस एपिडेमिक में बेइंतहा कमज़ोरी पैदा हो रही थी इन्फ्लुएंजा से। हर मरीज बिस्तर से लग जाता था, उसकी हरकत करना भी मुश्किल था, कोई ख़ास किस्म का वायरस ऐसा तेज़ था। आर्सेनिक दिया, उसने बिल्कुल काम नहीं किया। तब इसको सार्कोलैक्टिक इस्तेमाल का ख्याल आया और उसने हैरत अंगेज़ काम किया, इन्फ्लुएंजा भी ठीक हो गया और कमज़ोरी भी जाती रही। इसमें मस्कुलर प्रोस्टेशन यानी उज़लात का थक जाना, मामूली एक्सरसाइज से भी बाज़ लोग कहते हैं बहुत जल्दी थक जाते हैं, उनमें ये काम आता है। लेकिन अजीब बात है कि इसके बावजूद नींद आने में दिक्कत होती है, थकावट है, नींद का एहसास भी होता होगा, मगर ऐसा मरीज जिसका बदन बहुत जल्दी थक जाए, उसको नींद ना आती हो, उसमें सार्कोलैक्टिक एसिड को इस्तेमाल करके देखना चाहिए। हमारे जो टाइपिस्ट हैं ना बशारत साहब के ज़ेरे हिदायत काम करते हैं, उनमें एक ये खूबी है कि नए लफ्ज़ बड़े ईजाद करते हैं जो पहले अंग्रेजी रिक्शे में भी नहीं, किसी रिक्शे में नहीं मिलेंगे। थ्रॉड, ब्रॉड सुना हुआ है लेकिन थ्रॉड कभी नहीं सुना था। THROAD वो असल में थ्रोट है। सुबह पहले कि थ्रॉड ये पता नहीं कौन सी कोई नई इस्तिलाह निकली है शायद। कंस्ट्रिक्शन इन फेरिंग्स, sore throat with tightness in nasopharynx, tickling in throat. फेरिंग्स में कंस्ट्रिक्शंस हो, फेरिंग्स को उर्दू में क्या कहते हैं? नरखला, वो लेरिंग्स होता है। फेरिंग खाने की नाली का जो हिस्सा है ना ऊपर का गले का, इसका उर्दू में क्या नाम है? हिंजरा। अंजरा तो वो सांस की नाली को नहीं कहते? सांस की नाली का जो चले हुआ हिस्सा होता है उसको हिंजरा कहते हैं मेरे ख्याल में, हैं? उड़ा की नाली कह देते हैं इसको। ठीक है, अच्छी बात। और सार्कोलैक्टिक एसिड में बाज़ मतली और कै बहुत शदीद होती है जो कंट्रोल में ना आए किसी तरह भी, और पानी भी ना पिया जाए, और क्योंकि पानी से भी फौरन कै होती है इसलिए मरीज बड़ी जल्दी सूख जाता है, उसका बदन से पानी सूख जाता है और बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। इसलिए सार्कोलैक्टिक एसिड भी ऐसे मौके पर जान बचाने वाली दवाइयों के तौर पर काम आ सकती है।
अगर लिखने से कलाई जल्दी थक जाए तो उसमें भी डॉक्टर कहते हैं कि ये मुफीद है, मगर कभी तजुर्बा नहीं हुआ। हाँ, क्लाइंबिंग स्टेज में जिनको थकावट होती है उनके लिए बड़ी अच्छी है ये। सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त की जो ख़ास थकावट है, मैंने कहा उनको अब्दुल्ला साहब को भेजो, अब्दुल्ला बागो साहब को। वहाँ एक दफ़ा हम कुछ 7-8 फ्लोर ऊपर गए, वो लिफ्ट की वजह सीढ़ियों पे चढ़े, तो अब्दुल्ला साहब माशाल्लाह बड़े अच्छे एथलीट और मजबूत हैं और 1 मील दौड़ते हैं रोज़। तो उन्होंने बताया कि अजीब बात है कि मैं 1 मील दौड़ लेता हूँ, मगर ऊपर चढ़ते वक्त मैं तो आराम से चढ़ गया, वो थक गए थे बहुत। तो उन्होंने कहा ये मेरी पुरानी आदत बात है, ये चढ़ते वक्त की जो हरकत है उससे वो बहुत जल्दी थकते हैं, जो दौड़ने वाली हरकत है उससे नहीं थकते। तो ये सार्कोलैक्टिक एसिड की खास अलामत है, भिजवा दो उनको। हाँ, जो टाइपिस्ट या कंप्यूटर पे काम करते हैं, हाँ। रेपिटेटिव एक और वर्ड है बीच में, सिंड्रोम। हाँ, मुझे पता है। उसकी वजह से हो सकता है उसमें सिंड्रोम ये काम आएगी, हो सकता है उसमें आनी चाहिए। जी। आमतौर पर उसमें ये जो है प्लम्बम वो भी मुफीद होती है। हाथों के हरकत में फॉलेज या कलाई में तकलीफ हो उसमें तो वो मुफीद है, क्योंकि उसमें भी ये छोटे मसल यूज होते हैं। छोटे मसल जो हैं उनमें बेलिस शायद मुफीद होगी वो भी, लेकिन इसको इस्तेमाल करके देखें। ठीक है। बेलिस मेरा ख्याल है उसमें मुफीद होनी चाहिए। और इसमें बाजुओं में ताकत खत्म हो जाती है, तो सार्कोलैक्टिक एसिड को उन मरीजों में क्यों ना इस्तेमाल करें जिनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की खराबी की वजह से सारे बदन से असाब में ताकत खत्म हो जाती है। तजुर्बा करके देखते हैं। स्क्रीन नोट कर लो। आमतौर पर इसकी जो पोटेंसी है, मैं तो 30 और 200 इस्तेमाल करता रहा हूँ, और अपने पर जो तजुर्बा किया था वो 200 का किया था, उसने बड़ा अच्छा काम किया था। लेकिन जो किताबों में लिखा है वो 6 से लेकर 30 तक लिखते हैं पोटेंसी, और डॉक्टर ग्रिग्स 15x बना के बैठा हुआ था बस। जहाँ वो हाथों से बनाया करते थे ना बेचारे, तो जहाँ हाथ थक गए वहीं छोड़ दी पोटेंसी, हालांकि उसको यही दवाई खानी चाहिए थी। सोलेनम नाइगर अभी है ना बस हमारे पास। हाँ, सोलेनम नाइगर ब्लैक नाइटशेड ये काफ़ी इस्तेमाल होने वाली दवा है, और रात को जो बच्चे डर जाएं उनके लिए बड़ी मुफीद है। आमतौर पर सोलेनम नाइगर तो स्पेजम्स के लिए मैं देता रहा हूँ, बच्चों के स्पेजम में भी और बाज मिर्गी के स्पेजम में भी सोलेनम नाइगर काम आती है। इसको मैं इसमें इस्तेमाल करके देखा है मुफीद। ये जो पीछे गर्दन तोड़ बुखार होता है ना, क्या कहते हैं उसको, मेनिंजाइटिस। हाँ, मेनिंजाइटिस में बहुत मुफीद है सोलेनम नाइगर। अगर किसी स्टेज में भी शुरू करा दें तो उससे जो बाद में ज़्यादा तबीयतें ख़राब होकर मुस्तकिल बद असर रह बैठ जाते हैं, उनकी रोकथाम के लिए सोलेनम नाइगर बहुत अच्छी दवा है। सारी बॉडी स्टिफ हो जाती है इसमें, टेटनिक स्पेजम। एक दफ़ा एक शख्स एक बच्ची को लेके आया था जिसको वैसे मिर्गी नहीं थी, और मगर कुछ अर्से के बाद वो सारी बॉडी जो है स्टिफ हो जाती थी। तो उसको एक केस में तो मुझे याद है, और भी कई ऐसे केस आते रहे हैं, सोलेनम नाइगर ने बहुत फ़ायदा दिया था, एकदम फ़ायदा दिया था। 1-2 खुराकें दिलवाई, क्योंकि मेरे होते हुए मेरे सामने वो रिपोर्ट करने आया था कि ये बच्ची इसको ये तकलीफ होती है, बैठे बैठे वो गायब हो जाएगी, सारा जिस्म स्टिफ हो जाएगा बिल्कुल,
हरकत भी नहीं कर सकता था, मगर वो बैठी हुई गिरती नहीं थी, सिर्फ वहीं स्टिफ होकर बैठ जाती थी। कुछ देर के बाद चल पड़ता था जिस्म। उसमें सोलेनम नाइगर दी तो अल्लाह की फजल से उसको, जहां तक मुझे याद है, फिर कभी शिकायत नहीं हुई। नाइट टेरर्स मैं बताया आपको, रात को बच्चों के डर में बहुत मुफीद है। इसका जो नाइट टेरर है, इसका ख्वाबों से ताल्लुक नहीं है। ख्वाबों वाला जो टेरर है उसमें अर्जेंटम नाइट्रिकम ज़्यादा मुफीद है, लेकिन इसका ताल्लुक वैसे ही रात के खौफ से है जो आसने की याद दिलाता है, मगर जो टेरर की कैफियत है ये दौरादार कैफियत होती है। जो मुस्तकिल रात से डरें उनके लिए आर्सेनिक दवा बेहतर है। आंखों में, दोनों आंखों में दर्द होता है इससे। अगर गले में टिकलिंग के साथ खांसी हो, इसमें बहुत सी दवाएं और भी हैं, ये भी बताई जाती है, अगरचे मैंने इसमें कभी इस्तेमाल नहीं की। टेरिडोनियम टिकलिश खांसी में भी बहुत अच्छी है। रस्टॉक्स, अगर वो एक्जेमिटस हो और खारिश, जिस तरह बार बार खारिश का हमला होता हो, उसमें रस्टॉक्स की बात हो, एक ही खुराक ठीक कर देती है। मगर अगर क्रॉनिक चल जाए तो मैंने देखा चेरिडोनियम इसमें बहुत अच्छी साबित होती है। सोलेनम नाइगर में जो बुखार है उसमें सर्दी और गर्मी बार बार बदलते हैं, यानी ठंड का दौरा और फिर तेज तपश। जो छोटी सी इतनी सी नामते सिर्फ लिखी हुई हैं, क्योंकि ज़्यादा जो अहम बातें मैंने बता दी हैं, बाकी जहरों में पढ़ने की जरूरत नहीं। स्टोनशियम कार्ब पढ़ा नहीं चुका आपको पहले? स्टोनशियम कार्ब मैंने आपको बताया हुआ है कि एक्सीडेंट्स वगैरह के नतीजे में या ऑपरेशन के नतीजे में जो अचानक जिंदगी डूब जाती है, अगर फौरी तौर पर स्टोनशियम कार्ब दी जाए तो खुदा की फजल के साथ, जैसे कार्बोवेज बाद अमराज के इंतहा पर काम आती है, उसी तरह स्टोनशियम कार्ब ऑपरेशंस या एक्सीडेंट्स के नतीजे में जो अचानक एनर्जी क्राइसिस आता है, जिसमें ठंडा होकर वो बड़ी तेजी से आदमी मौत की तरफ बढ़ता है, उसमें स्टोनशियम कार्ब की एक ही खुराक एकदम काया पलट देती है। और ये तो मैंने 12 तजर्बे में देखा है। जिनको शौक पहुंचे, खासतौर पर सर्जिकल शौक, और वक्त पर स्टोनशियम कार्ब मिल जाए तो बिला ताखीर काम करती है। फिर ये कार्बोवेज भी इसी तरह, जब दमे की खालतों की वजह से या और ख़राबियों की वजह से, आमतौर पर लंग्स की खराबी से या दिल की बीमारी से जब मरीज डूबता है तो आखिरी लम्हों में कार्बोवेज की एक खुराक उससे फिर दोबारा जगा देती है। क्या कार्बोवेज पढ़ा चुका हूँ, स्टोनशियम कार्ब नहीं पढ़ाई है? किताब में है जी। मैंने कहा वो याददाश्त की दवाई निकालो। बिशारत साहब और सुनील ने मिलके तो सारी दवाइयाँ, मैं भी कहता था, मैंने मुझे लगता है बार बार मैंने बताया हुआ, इसका जिक्र किया हुआ है। बकायदा नहीं, स्टाम्प पेपर में लिख दीजिए। अच्छा ये बताएं, अगर पढ़ा चुका हूँ तो इसकी और कोई अलामत बताएं इसके अलावा स्टोनशियम कार्ब की? बिल्कुल ठीक है, पढ़ा चुका हूँ, पक्की बात। गर्दन का जो है ना, इसके लिए जिंदाबाद वही है। गर्दन के ये जो टखनों में वो हो जाता है ना, स्पेजम, मोच आ जाती है और उसके बाद स्पेजम हो जाते हैं फिर टखनों के अंदर, उसमें भी बहुत मुफीद है। और गर्दन के पिछले जो पट्टे हैं उनके अकड़ने और स्टिफ हो जाने के लिए भी बहुत अच्छी दवा है। ये तो पक्की बात है, पढ़ाई हुई है।
लेकिन एक चीज आपने नहीं बताई, टखनों के साथ क्या ताल्लुक है? और जब मोच आए इसमें तो आमतौर पर टखनों में वर्म भी आ जाती है, और बाज़ दफ़ा पाँव की वर्म बगैर मोच के अगर टखनों के इर्द गिर्द हो, उसमें भी ये मुफीद है। यानी सिर्फ पाँव की वर्म जो टखनों के गिर्द ज़्यादा हो, बाज़ औरतें बताती हैं और दिखाती हैं पाँव, उनके टखने के इर्द गिर्द काफ़ी फूला हुआ होता है ऐसा। और कभी मुझे उस वक्त याद तो नहीं है स्टॉन्शियम कार्ब, क्योंकि दूसरी दवाएं जो दिल की और ऐसी जो गुर्दे की दवाएं हैं वो आमतौर पर बाकी इलामतों की वजह से जहन में आती नहीं, मगर ये भी इसकी एक ख़ास इलामत है। और कहते हैं कि इसका दिल से भी ताल्लुक़ होता है, इस वजह से जो टखने की मोच के नतीजे में वर्म जो है वो और चीज़ है। ये टखनों के गिर्द जो वर्म है इसमें दिल की बीमारी की वजह से होती है। इसलिए पहले जो कि मैंने इस्तेमाल की मेरे जहन में नहीं गई थी, मैंने दोबारा पढ़ा तो लिखा हुआ है कि रन ऑफ ड्रॉप्सिकल एक्यूमुलेशंस मे बी यूज्ड विद एडवांटेज टू टोन द हार्ट। इसलिए जो मरते हुए को उठाती है तो जरूर कोई ऐसी बात होगी जो हार्ट को टोन करती होगी। तो इसको भी सलीम याद रखना मरीजों के लिए। आपका भी होम्योपैथिक बोर्ड बना हुआ है, आप भी इस्तेमाल करके देखें। हैं स्टोफेंथुस पढ़ा चुका हूँ? हैं? अच्छा चलो शुक्र है, कोई तो दवाई आई। ये स्टोफेंथुस तो जो हार्ट को टोन अप करने के लिए चोटी की दवाओं में से है, और जब कुछ ना हो और दिल को फौरन, जिस तरह क्रेटिकस काम करती है उस तरह स्टोफेंथुस बहुत अच्छा काम करती है। ख़ासतौर पर अगर ड्रॉप्सिकल कंडीशंस पैदा हो चुकी हों, जिसमें जगह जगह पानी के इज्तिमा से, जो इस वजह से अगर इज्तिमा हो कि दिल खून को ऊपर फेंकता नहीं पूरी तरह, और लंग्स में भी पानी इकट्ठा हो जाता है, और दिल की कमज़ोरी की वजह से टांगें हाथ पांव मुतवर्रम हो जाते हैं, उसमें स्टोफेंथुस एक बहुत अच्छा काम करने वाली दवा है और अक्सर इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर्स। और इसमें स्क्रीशन जो है मुंह की, वो बाज़ दूसरे ग्लैंड्स की भी दोनों तरह ज़्यादा भी हो जाती हैं, कम भी हो जाती हैं, इसलिए वो कोई अलामत नहीं जिससे आप इसको पकड़ सकें। डबल विजन बाज़ दफ़ा पिट्यूटरी ग्लैंड की खराबी की वजह से भी पैदा हो जाता है, उसकी इन्फ्लेमेशन से भी जो दबाव पड़ता है, और भी बहुत सी वजूहात से, अगर चोट के नतीजे में कोई क्लॉट बन जाए उसके दबाव से भी हो जाता है, और बाज़ दफ़ा असाबी कमज़ोरी से भी होता है, लंबी थकावट और असाबी कमज़ोरी से। ऐसी सूरत में अगर असाबी कमज़ोरी से पैदा हुआ हो तो रस्टॉक्स भी बहुत मुफीद है उसमें, लेकिन ये हर डबल विजन की वजह मालूम जरूर करनी है। अगर चोट लगी हुई है तो फिर एकोनाइट और ओपियम वगैरह ऊंची ताकत में, या आर्निका और ओपियम ऊंची ताकत में दी जाए। एक स्टोफेंथुस में टेम्परल पेन्स के साथ डबल विजन लिखा हुआ है, दाएं बाएं कनपट्टियों में दर्द ज्यादा हो और फिर डबल विजन हो, टेम्परल इसी को कहेंगे ना। तो हो सकता है अंदर कोई क्लॉट बन रहा हो या ब्लीडिंग हो रही हो, जिसकी वजह से पेन भी है और डबल विजन भी है। तो ये क्या काम करती है मैं कह नहीं सकता, क्योंकि खून पर इसके असर के मुताबिक मुझे पहले कोई इल्म नहीं। और अगर ऊपर चढ़ने में सांस जल्दी फूले, एक तो है ना बदन की थकावट, वो मैंने आपको दूसरी दवाई साइकोलैक्टिक एसिड बताई है, अगर सांस जल्दी फूले तो उसमें ये दवाई बहुत मुफीद है, पहाड़ पे चढ़ने वालों के लिए बहुत मुफीद है। अगर चंद कदम चढ़ने से एकदम सांस फूल जाए, आपे से बाहर हो जाए, उसमें क्रेटिकस भी मुफीद है, आर्सेनिक भी मुफीद है, कॉफिया भी मुफीद है,
और ये भी नब्ज तेज हो जाती है। दिल का दर्द जो इनसफिशिएंसी, ऑक्सीजन की इनसफिशिएंसी की वजह से पैदा हो, उसमें भी स्टोफेंथुस मुफीद है। इसे दिल के अमराज में अक्सर इस्तेमाल करते रहना चाहिए। एंजाइना में मैंने देखा है बहुत अच्छी साबित होती है, बाज़ दफ़ा वो भी इनसफिशिएंसी के नतीजे में पैदा होता है। तो अमूमन इसको दिल में याद रखें। और ये जो इम्पेयर्ड साइट है, जबकि टेम्पल हिस्सों में दर्द हो, वो चूँकि ख़तरनाक चीज़ है, उसमें उसको जरूर याद रखना चाहिए। ट्यूक्रियम मैरम, कैक्थिम इसका नाम है। ये ट्यूक्रियम नेजल में रेक्टल सिम्टम्स में ज़्यादा पाई जाती है। बच्चों के अमराज में इसमें क्रोनिक नेजल टार है, एट्रोफी है, ऑफेंसिव क्रस्ट और क्लिंकर्स हैं नाज में, एजीना, लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, आईज लिड्स रेड एंड पफी, टार्सल ट्यूमर्स। ये सारी वो चीज़ें हैं जिन्हें आज तक मैंने कभी ट्यूबरियम इस्तेमाल नहीं की, इसलिए मैं खुद भी ताज्जुब से पढ़ रहा हूँ इसको, क्योंकि इसकी इलामत कोई ऐसी समझ नहीं आई जिसकी वजह से इन चीज़ों में ट्यूक्रियम को इस्तेमाल किया जाए। किसी के तजर्बे में है कोई? विशाल साहब आपने बड़ी लंबी प्रैक्टिस की है कोयटे में, हाँ? ट्यूक्रियम ने कभी इस्तेमाल किया था? इसको कीड़ों में इस्तेमाल किया। कीड़ों में? कैसे कीड़ों में? और ये नाक के जो नाक के कीड़े? नज़ले में। अब वो कीड़े क्या रहते हैं? कीड़ों में भी ऐसे दी है, लेकिन कोई खास उसका फायदा नहीं है। लेकिन नाक के नज़ले में और नाक के नज़ला होता है, वो कहाँ और भी होते हैं? ठीक है, पोलप्स जो बन जाते और भी हैं। होते हैं। मैं जरा नजर डालूं, मैंने देखा नहीं इसको, और क्योंकि पहले इस तजुर्बे में नहीं आई, इसलिए मुझे फौरी याद नहीं आ रही बातें। एक मिनट, मैं थोड़ा सा वक्त रहेगा, मैं जल्दी से नजर डाल के बताता हूँ और क्या क्या चीजें हैं। इसको मैं इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन किसी और मर्ज में, बालों के गिरने, हाँ, उसमें इस्तेमाल किया था और काफी मुफीद है, लेकिन दूसरी चीजों में कभी इस्तेमाल नहीं किया। चमूनों में मुफीद है, हाँ? पेट में कीड़े और नाक में उसके नतीजे में खुजली और सेंसिटिविटी, ये दो बातें तो आप जहन में बांध लें इसके साथ। और रात के वक्त चूहे अक्सर ज़्यादा खूल खेलते हैं, इसलिए बच्चा बहुत बेचैन रहता है उनकी वजह से। और टिकलिंग इसमें काफ़ी पाई जाती है, नाक के ऊपर भी, अंदर भी, और खांसने में भी वही टिकलिंग जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ चेलिडोनियम के हवाले से। इसमें फिंगर टिप्स और टोज वगैरह में तकलीफ़ें ज़्यादा पैदा होती हैं, और ख़ास तौर पर नाखूनों के अंदर जाने से जो तकलीफ़ होती है, जैसे दर्द, वैसी इलामतों में ये ट्यूक्रियम भी मुफीद बताई जाती है। लेकिन असल उसकी जो हमने दवा बताई थी वो ऑस्ट्रेलियस क्या नाम, मैग्नेटिक पोलस ऑस्ट्रेलियस, यानी मैग्नेटिक पोल जो ऑस्ट्रेलिया के शिमाल का है, वहाँ से इन्होंने दवाई बनाई है। और वो भी अजीब गरीब चीज़ है, उसका दिमाग में कैसे आया, कैसे उसका पोल की दवाई बनाई, लेकिन इतनी नुमाया काम करने वाली दवा है इसमें कि जो इन गोइंग टो नेल्स हैं, उनमें जितनी मैंने दवाएं इस्तेमाल करके देखी हैं, ये चोटी की दवा है, उसमें एक ट्यूक्रियम भी है, इसको भी शामिल कर लें। बस दो बातें इसकी नुमाया हैं, नेजल और रेक्टल, और दोनों जगह चमूने काम कर रहे हैं। वो जो थ्रेड वर्म्स हैं
वो नेजल के भी जिम्मेदार हैं और नाक के भी जिम्मेदार हैं। वो इरिटेशन करते हैं या खारिश पैदा करते हैं, बाहर भी होती है अंदर भी, उसकी वजह से नज़ले जारी हो जाते हैं और लंबे अरसे रहें तो फिर वो मुस्तकिल मर्ज बन जाता है। तो ट्यूक्रियम को इन दो चीज़ों में याद रखें। और दूसरा जो मैंने इस्तेमाल करके देखा था, किताबों में तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन वो बालचर में नुस्खे में ट्यूक्रियम जो है वो बहुत मुफीद है। चलें जी, ये हो गई दवाएं। आज बड़ी दवाएं पढ़ ली हमने, वो भी जो पहले पढ़ी हुई थी वो भी पढ़ ली। मैंने कहा और इसके अलावा कौन सी रह गई बता दूं मेरे वक्त के ऊपर। हाँ, आपको ये बताना था एक तजुर्बा जो एड्स के मरीजों पर हुआ है, और अब चूंकि वक्त नहीं है मैं इंशाल्लाह कल बताऊंगा फिर। जी, कल याद कराना। बहुत अच्छी रिपोर्ट आई है एक जगह से। अस्सलाम वालेकुम।